नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 18 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कौन कौन से न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो चर्चा में है। उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े स्तर पर फंड एलोकेट किया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, भले ही काफ़ी पुरानी योजना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू किया गया था, लेकिन ये योजना बहुत ही ज़्यादा सफल रही है। इसने वाकई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से जो गाँव होते हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया है। साथ में एक इकोनॉमिक्स का स्टैटिक टॉपिक यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एशिया डेवलपमेंट बैंक को हम लोग समझेंगे कि भाई क्या है ये। उसके अलावा जो यू विन पोर्टल है और भारत सरकार जो है वो पायलट प्रोजेक्ट चला रही थी, जिसके तहत में जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन का प्रोफाइलिंग किया जाएगा और ऑनलाइन हेल्थ कार्ड उनको दिया जाएगा। तो जो सेंसिटिव वर्ग होता है, जैसे बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, दलित वर्ग हो गए या देश के अल्पसंख्यक हो गए, इनसे जुड़े हुए जब कोई स्कीम वगैरह लॉन्च होती है तो उनसे सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा मखान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिथिला मखान के बारे में पढ़ेंगे। और भारत सरकार से बिहार सरकार ने रिक्वेस्ट किया है कि मखान पर भी आप एमएसपी को जारी कीजिए, मखान के साथ भी एमएसपी को जारी कीजिए, मखान के लिए भी जारी कीजिए। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कि भारत के किस डॉग स्क्वाड को, जो भारत का एक कुत्ते का थोड़ा सा स्क्वाड होता है सिक्योरिटी का, उसको पेरिस में जो ओलंपिक होगा, पेरिस ओलंपिक के सिक्योरिटी में लगाया गया है, तो उसका भी नाम हम लोग देखेंगे। साथ में ओमान तट के पास में एक तेल का जहाज़ जो पलट गया, उसमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इतना सारा कुछ टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो भाइयों बहनों अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, जिससे जब वीडियो समाप्त हो तो कुछ सीख कर जाएं, आधा अधूरा ना रहे। ओके, हेडलाइन देखिए, समझिए क्या है। हेडलाइन क्या है कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका गवर्नमेंट इमोशनल हो गई, थोड़ा सा कन्नड़ भाषा को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल दिख रही है। कर्नाटका में कन्नड़ भाषी लोग घूम घूम के दुकान के नाम वगैरह को तोड़ रहे थे, जहाँ जहाँ पर कन्नड़ में नाम छोटा सा लिखा हुआ था और इंग्लिश में बड़ा सा लिखा हुआ था। ये भाषाई क्षेत्रीयवाद की वो अवधारणा है जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है। इसी नकारात्मक अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने इमोशनल होकर एक फैसला ले लिया कि भाई साहब, हम प्राइवेट जॉब में भी रिजर्वेशन लागू करेंगे कन्नड़ भाषी लोगों के लिए। जो पिछले 15 वर्षों से कर्नाटका में रह रहा हो, उसको कन्नड़ भाषा बोलना लिखना सब कुछ आता हो और कन्नड़ भाषा में उसने कहीं से कुछ छोटी मोटी डिग्री वगैरह ली हो। ये बिल उन्होंने पास कर दिया। इसके पश्चात से कई सारे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ और सभी बड़े बड़े जो उस फील्ड के सीईओ वगैरह हैं, जो भी हैं, उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर इस तरह का आप रूल रेगुलेशन लागू करेंगे तो हमें कर्नाटका छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने कंपनी को रीएलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नहीं रह सकते। कंपनियों को चाहिए होता है फ्रीडम। आप उसमें भाषा और ये सब चीज़ें लेकर घुस रहे थे, तो कंपनियों ने जब धमकी दी तब कर्नाटका गवर्नमेंट ने उस पर होल्ड लगा दिया है ना, और उस बिल पर होल्ड लगा दिया है कि हम अभी इस पर रोक लगा रहे हैं, आने वाले समय में देखिए हम क्या करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार का ये मानसिकता है, गलत है। सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। भाषा का आधार पर कहीं पर भी जॉब में प्राथमिकता क्षेत्रीय भाषावाद को उभारता है, और ये जो सही नहीं होता देश के माहौल के लिए। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कन्नड़ भाषी लोग ही काम करें। बेंगलोर में तो आधे से ज़्यादा बिहार यूपी के लोग रहते हैं, सभी जगहों के लोग रहते हैं। तो यही चीज़ हुआ है। तो इसमें देखेंगे, देखिए क्या था, इसमें आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सवाल मेंस में ये पूछा जाएगा कि भाषाई जो क्षेत्रवाद है ये देश को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। भाषाई क्षेत्रवाद जो है देश पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसमें आप सकारात्मक प्रभाव लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रीय भाषा वगैरह का विकास हो जाता है, क्षेत्रीय भाषा की रक्षा वगैरह हो जाती है। और नकारात्मक में यही लिख सकते हैं कि इस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर भाषा का स्तर पर डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। कन्नड़ भाषा को लेकर इतना ज़्यादा नहीं था कट्टरता। हाल फिलहाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर हवा दी है इस चीज़ को। हमेशा पार्टी का नाम लेकर ही मैं बोलता हूँ जो सही या गलत होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने अपनी राजनीति को लेकर इस चीज़ को हवा दी है। तमिलनाडु में पहले से कट्टरता थी, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस तरह के किसी भी प्रयास को लागू नहीं किया था।
क्योंकि उनको पता था कि नुकसान होगा। महाराष्ट्र में भी थी, आपको पता ही होगा कि यूपी और बिहार के लोगों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन वहाँ पर भी सरकार ने जॉब में इस तरह की चीज़ों को लागू नहीं किया था, प्राइवेट जॉब में। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, It mandate the industry, factory and other establishment to appoint local candidate in 50% of management position and 70% of non-management position। जो कंपनी का मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट होता है, प्रबंधन वगैरह का विभाग होता है, उसमें आपको 50% लोकल लोगों को रखना पड़ेगा, और जो आपका प्रशासन से जुड़ा हुआ विभाग नहीं होता है, प्रबंधन से जुड़ा हुआ विभाग नहीं होता है, उसमें 70% लोगों को आपको रखना पड़ेगा। किन लोगों को? तो लोकल लोगों को, लोकल कन्नड़ भाषी लोगों को रखना पड़ेगा। और लोकल कन्नड़ भाषी को इन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया था, डिफाइन किया था? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 15 साल से करीब में कर्नाटका में रह रहे हों और उनको भाषा आती हो, बोलना लिखना, कन्नड़ जो है सुनना समझना, ये सब कुछ उनको आता हो। इस प्रकार से बिल लाया गया था, लेकिन उसी बिल का बिल बनाकर बिल में डाल दिया गया और कुछ नहीं हुआ इसका। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखिए अगला, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ है कि अगर आप इस सवाल को, इस टॉपिक को समझे होंगे तो मैंने जो आपको बताया है, ये 50% 70% ये सब नहीं पूछेगा आपसे। मेंस में सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा मेंस में? जो मैंने अभी आपको बताया है कि क्षेत्रीय भाषावाद का जो विकास है, ये देश के किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ठीक है? तो उसमें लिखिएगा सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से इसको लिखिएगा। सांस्कृतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इस प्रकार से लिखिएगा। क्या मैंने बोला है कि प्रभाव पूछेगा आपसे, तो भाषाई स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाषाई क्षेत्रवाद का, तो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस प्रकार से प्रभावों को बांट करके लिखना है, ठीक है? इस टॉपिक से आपका मेंस का सवाल निकल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में क्या न्यूज़ है और उसके पश्चात उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी है कि निबंध लेखन को लेकर एक नया ग्रुप शुरू हो रहा है। 20 जुलाई से शुरू होगा और 20 सितंबर तक चलेगा, जिसमें सप्ताह में 3 दिन अगर आप निबंध लिखेंगे तो भी आपका एक छोटा मोटा प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैं आपको हिंट दूंगा कि क्या क्या लिखना है, फिर रीचेक करूँगा, चेक करूँगा, चेक करने के पश्चात आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसे सुधार करना है। तो अगर आप लिखेंगे ना, शुरुआत में बहुत गंदा लिखेंगे आप, मुझे पता है, मैं गाय से शुरू करवा लूँगा आप, और गाय पर निबंध लिखिए, लेकिन 2 महीनों में कम से कम आपके लेखन शैली और समझ में थोड़ी सी फर्क जरूर आ जाएगी, अगर आप वाकई डेडिकेटेड होंगे तो। इसके साथ साथ अपना 70 बीपीएससी पीटी को लेकर टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, जिससे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाला है जल्दी। तो अगर आप जुड़ जाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट हमारा काफ़ी शानदार बन रहा है और बन गया है, काफ़ी शानदार है। उसके अलावा 70 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग भी है, 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग भी है। तो आंसर राइटिंग में अगर जुड़ेंगे तो आंसर और निबंध दोनों ही मिल जाता है आपको। अगर आप केवल निबंध लिखना चाहते हैं तो निबंध ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या आंसर राइटिंग के साथ निबंध बहुत सारा लिखना चाहते हैं तो हफ्ता में आपके 4 निबंध हो जाएंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में एक सैटरडे को निबंध देता हूँ और 3 निबंध इस ग्रुप में मिलेंगे आपको, तो वो भी आपका हो सकता है। किसी भी ग्रुप में ऐड होना हो आप मुझे मैसेज कीजिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। जुड़िएगा ज़रूर जिनको भी निबंध लेखन में दिक्कत आती है। जिन्होंने कभी नहीं निबंध लिखा उनको भी लिखना मैंने सिखाया है। मेरा बस पुश होता है, मेहनत उन्हीं की होती है, मेहनत आपका ही होगा और पुश होगा मेरा। मैंने हमेशा ही बताया है कि ईमानदारी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जो भी इस ग्रुप में होता है वो 100% ही होगा, कोई हिडन कॉस्ट और ये सब वो सब नहीं है, 1 टाइम पेमेंट है और आपको लाभ भी होगा ही होगा। फ्रॉड वाला काम नहीं करते हम, ट्रस्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि सेंटर प्लान टू 1.9 लाख करोड़ 4th फेज ऑफ रूरल रोड स्कीम। 1.9 लाख करोड़, इतना रुपया बिहार भारत सरकार खर्च करने जा रही है। किसके? 4था फेज शुरू होने वाला है, किसका? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये योजना बहुत ही शानदार योजना मानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत में सबसे बड़े सड़क निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। उन्हीं का शुरू करवाया हुआ था 2000 ईस्वी में। देख सकते हैं आप कितना, 6,24,129 किलोमीटर के करीब में सड़क बनाया गया था। 6 लाख ग्रामीण सड़क योजना। तो इसी का अगला फेज़ शुरू करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसके तहत में कोशिश ये किया जाएगा कि भाई
रोड बनाया जाए और भी जहाँ जहाँ पर ग्रामीण एरिया में बाकी हैं, और ऑल वेदर रोड बनाया जाता है। अब ऑल वेदर रोड का मतलब बारिश का मौसम हो या कोई और मौसम हो, सभी मौसम में वो रोड चलना चाहिए। इस प्रकार का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बनाया जाता है। और आपसे सोच रहे होंगे कि भाई कौन से सड़क होते हैं, तो आप अपने घर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हैं तो आपको अच्छी सड़क मिलती है ना। अब याद कीजिए, पूछिए अपने पिताजी से उनको कैसी सड़क मिलती थी 2000 ईस्वी से पहले। तो वो जो सड़क है ना, जो आपके घर को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ता है, वही वाली सड़क है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाली सड़क। ठीक है, अब एनएच से जाते होंगे तो वो अलग है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सड़क है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ा जाए। ओके, इसमें किस तरह के पॉपुलेशन को जोड़ा जाएगा, तो अगर किसी प्लेन एरिया में 250 से अधिक लोग कहीं पर रह रहे हैं और किसी स्पेशल एरिया में 100 से अधिक लोगों का पॉपुलेशन कहीं पर है, तो उसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी इसमें, इस ऑल वेदर सड़क के माध्यम से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स का तात्पर्य यही होता है कि भाई पानी और बाढ़ सभी मौसमों सुरक्षित रहे। ओके, फिर अगला सवाल ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये पॉपुलेशन को किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा, कौन सा आंकड़ा है। तो 2011 का जो भारत सरकार के पास में आंकड़ा है 10 साल पहले का, उसी के हिसाब से इस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहाँ पर 200 से अधिक लोग रह रहे हैं और कहाँ पर 100 से अधिक लोग पहाड़ों में या स्पेशल एरिया में रह रहे हैं। 2011 के डेटा का आधार पर जहाँ पर भी इस तरह की पॉपुलेशन रह रही होगी उसको सड़क के माध्यम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा फेज़ शुरू होने जा रहा है। इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि क्या है ये योजना, कब शुरू किया गया था और इसने क्या क्या अचीव किया है। ओके, देखिए इस योजना की शुरुआत जो है वो 2000 ईस्वी में की गई थी। PMGSY का प्रमुख उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या वाली, अभी मैंने आपको बताया कि निर्धारित जनसंख्या मतलब स्पेसिफिक पॉपुलेशन, प्लेन में 200 है और स्पेशल एरिया में अगर 100 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उनको जोड़ना है। ग्रामीण संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है ग्रामीण एरिया का। योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आकार मैदानी क्षेत्रों में जिस समय बनाया गया था 500 प्लस और उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय राज्यों में 250 प्लस रखा गया था, लेकिन फोर्थ फेज के लिए इसको चेंज किया गया है। अब छोटे से छोटे पॉपुलेशन को भी, किसी टोले को भी, अब 100 लोग तो एक टोला में रहते ही है ना, उसको भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली असंबद्ध बस्तियों को सड़क नेटवर्क प्रदान करना है। प्रारंभ में राज्यों के लिए सड़कों की लंबाई, वित्तीय लक्ष्य आवंटन के संदर्भ में कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। स्वीकृत परियोजना के मूल्यों के अनुरूप राज्यों को निधि का आवंटन बाद के वर्षों में किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में समग्र दक्षता में सुधार हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 किलोमीटर उन्नयन के लिए इसके दूसरे फेज की शुरुआत की गई। दूसरा फेज कब शुरू किया गया? 2013 में। पहला फेज कब शुरू किया गया? तो 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, ग्रामीण कृषि बाजार, जो आपके गांव में हाट वगैरह होते हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्पतालों, प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 2019 में PMGSY के तीसरे को शुरू किया गया और 6 साल बाद 2019 में तीसरे स्टेज को शुरू किया गया। पहला 2000 में, दूसरा 2013 में, तीसरा 2019 में। देखते जाइए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। जो तीसरा फेज़ शुरू किया गया कि गांव में अगर हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, अस्पताल है या फिर हाट वगैरह है, सभी बड़े 2-4 गांवों पर तो एक हाट होता ही है। जैसे मेरे गांव में भी हाट है, लगता है बृहस्पतिवार और रविवार को। तो ये क्या है, तो इस तरह के जो कृषि बाजार होते हैं उनको भी सड़कों के माध्यम से जोड़ना था। आपको याद रहे, इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। PMGSY के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय बना रहा है? तो नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय बना रहा है, इसलिए इसको कृपया करके ध्यान में रखें। प्रस्तावित ज्यामितीय डिजाइन और भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस के मैनुअल और अन्य प्रासंगिक IRC कोड मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए कार्य कर रही है। मंत्रालय द्वारा योजना के अंतर्गत कार्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। मतलब राज्य सरकार रिकमेंड करती है कि इस एरिया में हमें सड़क का निर्माण करना है, फिर भारत सरकार उस एरिया के लिए फंडिंग जारी करती है, फिर उस एरिया में सड़क का निर्माण होता है।
राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी करते हुए से लागत को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरणीय कारक जैसे स्थलाकृति क्या है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, मिट्टी के प्रकार, जलवायु क्या है, घनत्व क्या है, वर्षा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टता जैसे जल निकासी, नाली संरक्षण, इन सभी पर भी ध्यान दिया जाता है कि कहीं बाढ़ वाले एरिया में तो हम नहीं बना रहे हैं, कहीं हाईली डेंसिटी वाले एरिया में तो नहीं बना रहे। हाईली डेंस है वो, तो वहाँ पर सड़क जो है इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि भाई सड़क सही तरीके से बने, इंजीनियरिंग उसका खराब ना हो, और उसके साथ साथ नालियों का भी ध्यान में रखा जाता है कहीं सड़क बनाने से नालियाँ तो नहीं ब्लॉक हो गई जिससे जल निकासी की सुविधा न खराब हो जाए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से काम किया जाता है, यानी केंद्र और राज्य इसमें मिलकर काम करते हैं, क्योंकि राज्य की एजेंसियां ही इनपुट देती हैं कि ये इलाका हमारा कैसा है, यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, यहाँ पर नालियाँ किस प्रकार से बनी हैं, आपको सड़क किस प्रकार से बनानी, ये सभी इनपुट कौन देता है, तो राज्य सरकार देता है। उसके पश्चात से केंद्र सरकार उसके आधार पर काम करती है। सड़क निर्माण कार्य के लिए लागत अनुमान तैयार करते समय भौगोलिक और संबंधित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। PMGSY 1 के अंतर्गत पात्र बस्तियों के आधार पर PMGSY 2 और 3 के मामलों में सड़कों की लंबाई के आधार पर लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। योजना विशेष वितरण के उपाय के रूप में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को, यानी कि स्पेशल जो राज्य हैं उनके लिए 90 और 10 का रेशियो है, 90 रुपया केंद्र सरकार, 10 रुपया राज्य सरकार, और जो नॉर्मल राज्य हैं, नॉर्मल स्टेट हैं, उनके लिए 60 और 40 का रेशियो रखा गया। ओके, अब अगला है कि इनमें चुनौती क्या क्या आ रही है। तो पहली चुनौती आ रही भाई देख रेख, मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा इसमें खामियाजा देखना पड़ रहा है। मेंटेनेंस राज्य सरकारें नहीं कर पाती हैं। मंत्रालय के अनुमान के अनुसार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होकर अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान 75 से 80 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 11,500 रुपये खर्च किए जाने की आवश्यकता है। 24-25 तक ये 19,000 करोड़ रुपये तक का अनुमान हो जाएगा, यानी कि लागत खूब है इसका। योजना के प्रारंभ होने के बाद जो 67% सड़क हैं उनका उचित रखरखाव की आवश्यकता भी पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे योजना के तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे उनका देखरेख भी तो आपको करना पड़ेगा। जितनी लंबी सड़क होगी उसके देखरेख पर भी तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कहा जा रहा है मूल रूप से कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। इस योजना को कब कौन सा चरण शुरू किया गया है, चौथा चरण अब शुरू किया जाएगा, 2024 ईस्वी में शुरू किया जाएगा। आपको पता है कि 22 जुलाई से बजट सेशन शुरू हो रहा है। बजट सेशन शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। तो उसके पश्चात कई सारी योजनाएं लॉन्च हो सकती हैं अलग अलग प्रकार की। तो 22 जुलाई से हो सकता है कि पीएम जो ग्रामीण सड़क योजना है इसके लिए अलग से फंडिंग जारी हो जाए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए का। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बंधुओं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है आपका यूविन पोर्टल से जुड़ा हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटल वैक्सीन कार्ड फॉर एवरी चाइल्ड, गवर्नमेंट यूविन पोर्टल टू रीड्रॉ इम्यूनाइजेशन मैप। इसका कहने का मतलब है जो इम्यूनाइजेशन का मैप होता है, मैप का मतलब है कि डिजिटली बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ये क्या भला है भाई, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या बच्ची होगा तो उसको टीका लगता है, हर 10-15 दिन पर डॉक्टर आते हैं और उसको रुला के चले जाते हैं, है ना, तो उसको टीका लगता है। तो अभी तो आपको कोई कार्ड देते हैं जिस पर लिखा होता है, लेकिन अब क्या किया जाएगा, सभी बच्चों को कौन कौन सा टीका लगा है इसको उसी समय आशा वर्कर या जो भी टीका के वैक्सीनेशन सेंटर होंगे उसी समय उसको पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट का पोर्टल यूविन, कोविन पोर्टल का आपने यूज़ किया है, कोविन पोर्टल का तो यूज़ किया होगा, कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आपने एक्सेस किया होगा इसका। उसी प्रकार का, उसी का ठीक रेप्लिका ही है ये, उसी का कॉपी पेस्ट है, बस उसका नाम बदल दिया गया, उसका कर दिया गया यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल आज से नहीं है, काफ़ी पहले से ही है। यूविन पोर्टल पर 0 से 5 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको जो भी टीकाकरण होगा उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा ऑनलाइन पोर्टल पर। इससे सरकार को पता होगा कि कौन सा बच्चा, कौन से बच्चे को किस प्रकार के टीके लगे हैं और किस प्रकार का टीका उसको बाकी है। डिजिटली भारत सरकार इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकती है। साथ में आपको भी वो कार्ड वगैरह रखने का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको पता होगा एक बार रिकॉर्ड डालने पर कि इस बच्चे को कौन कौन सा टीका लगा है। भविष्य में अगर वो बीमार होता है या कुछ भी होता है तो देखा जा सकता है मैच करके इस बच्चे को बचपन में किस किस प्रकार के टीके लगे हुए हैं। आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो गया कि क्या है ये, पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या है ये। अगला देखिए इसी में क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी मैंने बोला, अब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा आने वाले समय में इसी पोर्टल के माध्यम से। क्या नाम है इसका, इसका यूविन पोर्टल नाम है और भारत सरकार ये सारा का सारा काम कर रही है।
अगस्त 15 से इसको पूरे देश भर में लॉन्च किए जाने की प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं ना लाल किला से, तो उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री महोदय के भाषण के बाद से 15 अगस्त के बाद से इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो वर्तमान में ये जो है पोर्टल, इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट वगैरह कहीं पर चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। और आपसे ये पूछा जा सकता है टिंडली जगह है एमपी के नरसिंहपुर एरिया है, नरसिंहपुर एरिया उसी का ये जगह है। टिंडली नाम है इस जगह का। इस गांव में, इसी गांव के टीकाकरण केंद्र जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहीं पर इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। और उस पायलट प्रोजेक्ट को अब 15 अगस्त के पश्चात से पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। ये ध्यान में रहेगा। डिजिटल इंडिया के तहत में एक शानदार सा प्रोग्राम जिसका नाम है यूविन पोर्टल के द्वारा बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड बनाया जाएगा। डिजिटल कार्ड होगा उनका, जिस पर ऑनलाइन सारा कुछ अपलोड किया जाएगा और कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। और इससे बच्चों के रिकॉर्ड रखने में, इम्यूनाइजेशन का मैप तैयार करने में कि भारत के किस एरिया में किस प्रकार के बच्चे को किस तरह का टीका लगा हुआ है, इसका भारत सरकार एक डिजिटल मैप अपने आप पर तैयार कर सकती है कि देश के पूर्वी भाग में इंसेफ्लाइटिस ज़्यादा देखा जाता है तो यहाँ पर उसका टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। कल ही एक डेटा सामने आई जिसमें 22 लाख बच्चे इस साल 2024 ईस्वी में 23-24 ईस्वी में 22 लाख बच्चे ऐसे थे जिनको टीकाकरण नहीं हो पाया जिनका। तो इस तरह से भारत सरकार को दिक्कतें जो अभी आ रही हैं, जिनमें टीकाकरण से बच्चे छूट जाते हैं, उन सभी को मैनेज करने बड़ा ही आसानी होगा। और ये देखने में कि भाई देश के दक्षिण भाग के बच्चे किस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वहाँ पर उसका टीकाकरण संपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूर्वी भाग में टीकाकरण का क्या है अभी और पश्चिमी भाग में क्या है। एक बच्चे को टीका लगेगा तो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा और रिकॉर्ड आ जाएगा सरकार के पास में। इसके साथ में सरकार को और क्या करना चाहिए, आपको अगर सुझाव पूछे तो बच्चे के जन्म के रिकॉर्ड को भी जोड़ देना चाहिए। कितना बच्चा जन्म लिया है और कितने बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए यूविन पोर्टल के साथ में। यूविन पोर्टल पर फिर ये पता चलेगा कितने % बच्चे छूट रहे हैं टीकाकरण से। मान लीजिए 100 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 80 बच्चों ने टीकाकरण प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तो हमें झट से पता चल जाएगा कि 20 कोई बच्चा है जिसको टीकाकरण नहीं लग रहा है। जल्दी से उस गांव के मुखिया को, आशा वर्कर को संपर्क किया जाए कि कौन से ऐसे 20 बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट रहे हैं। तो ये लाभ होता है डिजिटली चीज़ों को प्रोवाइड करने का। समझ में आ गया होगा आपको। 15 अगस्त के पश्चात जब ये लॉन्च होगा तब आपसे सवाल पूछा जाएगा इससे। अभी आप फिलहाल में इस गांव का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। पायलट प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, यूविन पोर्टल है, 0 से 5 साल के बच्चों के लिए है और आने वाले समय में गर्भवती महिलाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। आशा वर्कर्स और जो टीकाकरण सेंटर होते हैं उनके माध्यम से इसमें चीज़ों को अपलोड किया जाएगा। ओके, ध्यान में रहेगा आपको वो। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक ने बोला है, भारत का प्रोजेक्शन किया कि 7% के आसपास फाइनेंशियल 25 में रहेगा हमारा। तो ठीक है, ये 7% बोल दिया तो साथ ही रहेगा क्या, 8 भी हो सकता है। मायने क्या रखता है, मायने रखता है कि ठीक है ADB ने 7% का बोला है। एक बार याद रख लीजिएगा, कई बार स्टेट पीसीएस का माथा घूमता है तो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उसमें यही पूछ लेगा आपसे। लेकिन हम लोग ADB को समझते हैं क्योंकि ये ज़रूर पूछा जा सकता है। एशिया डेवलपमेंट बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर पता ही होगा आपको, कहाँ है, मनीला में है क्या, मनीला में ही होगा। एशिया डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ज़रा पढ़ेंगे कि क्या है ये। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ जो आप कहाँ पर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में एक आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सब पढ़ना होता है, आर्थिक संस्थाएं। और जो IR है उसमें भी आपको इंटरनेशनल बॉडीज़ मिलेंगे, लेकिन उसमें राजनीतिक संस्थाएं होती है, जैसे ब्रिक्स हो गया आपका, जैसे नाम हो गया आपका, ये सब आप कहाँ पढ़ते हैं, नाटो हो गया, ये सब आप पॉलिटी के IR में पढ़ते हैं। लेकिन ये सब कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स में। और ये दोनों ही इंटरनेशनल संस्थाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। समय के साथ दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें केवल पॉलिटिकल नहीं होती, पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक भी होती हैं। ब्रिक्स केवल पॉलिटिकल नहीं काम करता बल्कि इकोनॉमिक सेक्टर में भी काम करता है। 1991 के पश्चात से, जब से USSR गिरा है, USSR टूटा है और शीत युद्ध की समाप्ति हुई है, तब से दुनिया में चीज़ें आर्थिक ज़्यादा होती हैं राजनीतिक के तुलना में।
आपने देखा होगा कि राजनीतिक संस्थाएं जो बनी हैं वो 1991 से पहले ही मैक्सिमम संस्थाएं बनी हैं। 1991 के पश्चात जो भी संस्थाएं बनी हैं वो उनमें मुख्य उद्देश्य होता है उनका इकोनॉमिक रूप से आगे बढ़ना। ये IR का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा ही, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, या कोई भी संस्था आप उठा लीजिए, उसमें अब सबसे ज़्यादा किसकी बात होती है, तो आर्थिक चीज़ों की बात होती है। तो चलिए ज़रा ADB को समझते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक को समझते हैं। वैसे एक छोटा सा फैक्ट ये भी है कि ADB और IMF का जो है वो लगभग में मैच ही कर रहा है। IMF ने बोला था 6.8% के आसपास और ADB ने बोला 7%। तो ठीक है, हमारी इकोनॉमी अच्छी कंडीशन है, बढ़ रही है, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन जॉब भी क्रिएट होना चाहिए। देखिए ADB क्या है, एशिया विकास बैंक इसको कहा जाता है, एशिया डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1966 में। सबसे पहला सवाल क्या, 1966 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें कितने सदस्य हैं, 68 सदस्य हैं। क्या सभी याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके सदस्य एशिया के बाहर के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, जैसे अमेरिका इसका सदस्य है। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। इंडो पैसिफिक से कितने हैं, 49 सदस्य देश है। 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उसमें भी भारत का थोड़ा सा हिस्सा था। ADB सोशल और इकोनॉमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है। 31 दिसंबर 2022 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयरधारक, अब इसके कौन 5 सबसे बड़े शेयरधारक हैं उनको ज़रा देख लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा 5 लोगों का योगदान है। उसमें पहला कौन सा आ गया आपका, जापान। अमेरिका के पास कुल शेयरों का 15.6% है। जापान और अमेरिका के पास में 15.6% है। चीन 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8% है। ये 5 सबसे बड़े शेयरधारक हैं। और इसलिए भारत ने, आपने देखा भी होगा कि एशिया डेवलपमेंट बैंक से भारत जम के दबा के लोन लेता है। और कई सारे लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि हम चीन से लोन ले रहे हैं। चीन से नहीं ले रहे हैं, हम एशिया डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, जिसमें हमारी भी भागीदारी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर बंधुओं, तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसमें एशिया के बाहर के सदस्य देश भी शामिल हो सकते हैं। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। शायद अशोक लवासा जी थे, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो अशोक लवासा थे जो पहले चुनाव आयुक्त थे। उनको इसका चीफ भी बनाया गया था कुछ समय पहले, अगर कुछ वर्ष पहले जाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा। इस फैक्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको बस हिंट देके छोड़ दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है आपका कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सब महान शासक जो भारत में हुए हैं। महान क्यों कहा जाता है छत्रपति शिवाजी को? सोचते हैं कभी आप क्या इस चीज़ पर कि बस आंख मूंद कर सब महान बोल रहे हैं तो हम भी महान बोल दें, इस तरह का है? महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निर्माता हैं, कुछ था नहीं इनके पास, इन्होंने सब कुछ खुद ही बनाया है। मराठा साम्राज्य, वो मराठा जो रक्त बीज कहे जाते थे, मरते ही नहीं थे, ख़त्म ही नहीं होते थे। 1764 में 60 से 70 हज़ार मराठा वीर मारे गए, कहाँ पर, तो पानीपत के मैदान में। और फिर 10 वर्षों में ये खड़े हो गए। अंग्रेज़ों को 4 बार इनसे निपटना पड़ा, 4 युद्ध लड़ना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के होंगे। इनकी एक और ख़राबी रही कि ज़्यादा दिन तक जिए ही नहीं और अपने आंतरिक कलह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघनख एक हथियार होता है जो हाथ में पहना जाता है, जिसके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट चीरा था। अफजल खान से मिलने गए थे छत्रपति शिवाजी, तो अब इनको पहले से पता था कि हमारा जो शत्रु है वो शत्रु ही है। शत्रु से कभी भी मिलने जाओ तो इमोशनल ना रहो, बल्कि 100% तैयारी करके जाओ। अफजल खान इनसे लंबा चौड़ा था, ऊंचा था, उसने इन पर अटैक किया। इन्होंने पहले से ही अपना संभाल के रखा हुआ था बाघनख, उससे अफजल खान का पेट चीर दिया था इन्होंने। तो वही अफजल खान का जो मारने वाला बाघनख था वो लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ था। अब वो सतारा लाया जाएगा डिस्प्ले के लिए, सतारा में उसको डिस्प्ले किया जाएगा। कहाँ पर, तो सतारा में किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वो वर्ष पूरा होगा। इसी उपलक्ष्य पर सतारा लाया जाएगा और उसका प्रदर्शनी किया जाएगा। किसका, तो बाघनख का। बाघनख के बारे में बता दिया। 2 भारत में हुए हैं महान, एक हुए मराठा, बहुत सारे महान हुए हैं, लेकिन इन दोनों की कार्यशैली में अंतर है। एक मराठा और एक राजपूत और एक मराठा। ठीक है, राजपूत साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, जाति वाती दिमाग से निकाल कर फेंकिए, व्हाइट पेपर पर दिमाग रखिए तो समझ जाएंगे।
मराठा राजपूतों के बाद इनका उदय होता है। राजपूत बहुत महान होते थे, बहुत ही वीर होते थे, बहुत ही ज़्यादा साहसी जो जाति होती थी भारत में उस समय। अभी का मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उस समय का। राजपूतों की खासियत थी कि जब युद्ध लड़ते थे तो परंपरा, प्रतिष्ठा और बहुत सारे नियम कानून कि युद्ध में हम पीठ दिखाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, मूछ का, शान का, इस तरह का चीज़ें होती, जो कि सही भी था, ठीक है, उनकी अपनी प्रवृत्ति थी। आपने देखा होगा कि जो छतरानियाँ होती थी वो जौहर कर लेती थी कहीं न कहीं, और किला बनाकर राजपूत रहते थे। क्या बोला मैंने शब्द? किला बनाकर। कॉन्सेप्ट है गुरु, ये आपको समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़े दिनों में समझ जाएंगे। मराठों ने ये भ्रम तोड़ा। उन्होंने बोला कि युद्ध का एक ही रूल होता है कि युद्ध करो और जीतो, हम किसी रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे। मौका पड़ा तो हम पीछे भी हट जाएंगे, मौका पड़ा तो हम छुप कर भी वार करेंगे, हमें बस युद्ध जीतने से मतलब रखना है। एक चीज़ स्पष्ट किया कि अगर सामने दुश्मन आपका बहुत मजबूत है तो उससे डायरेक्टली कभी मत भिड़ो, बल्कि उससे छद्म युद्ध लड़ो, गुरिल्ला वॉर लड़ो, मारो, छुप जाओ। इसलिए मराठों ने मुग़ल सेना को और मुग़ल जैसे बड़े साम्राज्य को इतना पानी पिलाया क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कभी उलझे ही नहीं, मारते थे, छुप जाते थे। ठीक है, अब जो राजपूत किला बनाकर एक जगह ही रहते थे, इसको भी उन्होंने तोड़ दिया। किला बनाकर रहने से क्या होता था, चारों तरफ से आके सेना घेर के बैठ जाती थी। आपने देखा होगा जो मूवी आई थी, कौन सी थी पता नहीं, भूल गया मैं, संजय लीला भंसाली की जो भी थी, कि किला घेर कर बैठ गए 1 साल तक, खुद ही निकल कर बेचारे राजपूत जो हैं वो लड़ने आ जाते थे। क्यों? क्योंकि किले का राशन पानी काट देते थे बाहर से ये। मराठों ने ये चीज़ तोड़ दिया। उन्होंने छोटे किले बनाए और ऐसी जगह पर किले बनाए जहाँ पर फतह नहीं किया जा सकता है, और सतारा में अपना केंद्र बनाया, पूना में अपना केंद्र बनाया। ठीक है, तो ये 2 मुख्य अंतर था किसमें, तो मराठा में और राजपूतों की युद्ध शैली में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था। बाघनक को कहाँ से लाया जा रहा है, तो लंदन म्यूजियम से लाया जाएगा, सतारा में डिस्प्ले किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वीं उनका राज्याभिषेक वर्ष मनाया जाएगा, उसी के उपलक्ष्य पर इसको लाया जा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन है, उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ देखी गई है, वित्तीय रूप से कुछ अनिश्चितता देखी गई है उसमें, उसको लेकर बातचीत शुरू हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें पेरियार टाइगर रिजर्व को पढ़ना है, ज़रा देखना है। बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, देश का सबसे सेंसिटिव टाइगर रिजर्व में से एक है। पश्चिमी घाट पड़ता है, केरल राज्य पड़ता है। इसके बारे में ज़रा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्या है ये और कब इसको बनाया गया था, क्या इसकी खासियत है, कौन सी जनजाति रहती, कौन सी नदी बहती है, सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये अभयारण्य रिजर्व, यूपीएससी इसके बारे में सवाल पूछ चुकी है पीटी एग्जामिनेशन में। केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिले पश्चिमी घाट के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अगर आप पश्चिमी घाट बनाएंगे तो यहाँ पर स्थित है। एक बार इसका मैं मैप दिखाई देता हूँ आपको, ये रहा, यहाँ पर आपको दिखेगा पेरियार। ओके, ये दिख रहा है पेरियार आपको। ओके, पेरियार वहाँ पर है। देखिए इसमें और क्या बताया गया है आपको पेरियार के बारे में। निर्माण, इसे वर्ष 1950 में अभयारण्य और 1978 में, देखिए 1950 में अभयारण्य और 1978 में बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में एनटीसीए के तहत जब किसी को लाया जाता है ना, जब किसी को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में शामिल कर दिया जाता है तो टाइगर रिजर्व हो जाता है, अभयारण्य। ओके, नामित किया गया। इस अभयारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है। पेरियार नदी कहाँ पर बहती है, तो केरल में बहती है। इसका उद्गम स्थल इसी अभयारण्य के भीतर है। इसी अभयारण्य के भीतर से पेरियार नदी का उद्गम होता है, इसलिए इसका नाम पेरियार टाइगर रिजर्व पड़ गया है। अपवाह क्या है, तो मुल्लयार और पेरियार, इस अभयारण्य से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, मुल्लयार और पेरियार। इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार रेन फॉरेस्ट भी हैं, इसमें अर्ध सदाबहार भी हैं, आर्द्र पर्णपाती वन भी हैं और घास के मैदान भी यहाँ पर स्थित हैं। इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से किस फॉरेस्ट में, किस टाइगर रिजर्व में आपको वर्षा वन भी दिखते हैं और अर्ध सदाबहार भी दिखते हैं, पर्णपाती भी दिखते हैं, पत्ते गिराने वाले पेड़ पौधे और घास के मैदान भी दिखते हैं। वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, कान्हा टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट दे देगा, पेरियार दे देगा और एक श्रीशैलम दे देगा। तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे, श्रीशैलम और इन सब में नहीं है, केवल पेरियार में ही है ये चीज़। इस अभयारण्य पुष्पीय पौधों की लगभग 1966 प्रजातियां हैं, नहीं याद रखना है। 516 पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियां हैं, नहीं याद रखना है। यह अभयारण्य लगभग 300 औषधियों का भंडार है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलग अलग पेड़ों के नाम लिखे हुए हैं, ये सब इसमें औषधि के भंडार हैं और अलग अलग प्रकार की यहाँ की विशिष्ट प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इनका नाम देख लीजिएगा, सब में पेरियालिसिस मतलब लगा हुआ है कि मतलब पेरियार वन में ये उपजता है। प्राणी जगत स्तनधारी बाघ, हाथी, लॉयन टेल्ड मकॉक,
अब ये पूछा गया था यूपीएससी 2018 ईस्वी में। यूपीएससी 17 में पूछा गया था कि लॉयन टेल्ड मकॉक, ये बंदर है, शेर पूंछ बंदर। एनसीईआरटी में भी इसकी चर्चा की गई है। क्या बोला मैंने? शेर पूंछ बंदर भारत के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो पश्चिमी घाट के पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है उस एरिया, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में रहते हैं। पश्चिमी घाट में रहते, पेरियार में भी रहते। पश्चिमी घाट के और भी जो बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है या टाइगर रिजर्व वगैरह, उनमें भी ये पाए जाते हैं शेर पूंछ बंदर। क्या बोला जाता है इनको? लॉयन टेल्ड मकॉक। ओके। नीलगिरी ताहर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षी डार्टर, जलकॉग, किंगफिशर, ग्रेट मालवार हेयर हॉर्नबिल, ग्रेट मालवार हॉर्नबिल और रैकेट टेल्ड ड्रैंगो, ये सभी के सभी अलग अलग जीव जंतु हैं जो पाए जाते हैं। इनके बारे में पूछा जाता है। किंग कोबरा, ये यहाँ पर पाया जाता है। आदिवासी किंग कोबरा कभी देखा है आपने? देखिएगा एक बार। इस अभयारण्य में 6 आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं, जैसे मन्नान, पालियन, मलाई, अरायन, मलाई पंडारल, उर्लिस और उलादन। ये सब के सब कहाँ पर रहते हैं? तो मलाई पंडाराम और मन्नान, पलियन, मलाई, ये सब आदिवासी हैं जो पेरियार टाइगर रिजर्व और इस प्रकार के यहाँ पर रहते हैं। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मैंने इस टॉपिक का समग्र आपको बताया है। जहाँ जहाँ से सवाल पूछाएगा वो सब कुछ आपको बताया है। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है कि इंडियन नेवी के आईएनएस तेग जो है, इसने सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया है। आईएनएस तेग क्यों ज्वाइन किया है? ओमान तट के पास में, ओमान तट के पास में, मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ आप। देखिए यही है न्यूज़ कि ओमान तट के पास में 16 जुलाई को एक तेल का टैंकर पलट गया, जिसमें भारत के भी कई सारे क्रू मेंबर शामिल थे। जिसका तेल टैंकर का क्या नाम था? टैंकर का नाम था MV प्रेस्टीज फाल्कन। ये जो है ये पलट गया था और इंडियन नेवी जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही। इंडियन नेवी का कौन सा? तो INS इंडियन नेवल शिप तेग, ये इसका नाम है। ये वहाँ पर गया है। उसके साथ साथ हमने एयरक्राफ्ट को भी लगाया है। इस एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? यहाँ पर देखिए एयरक्राफ्ट का नाम लिखा हुआ है P-81। ये एयरक्राफ्ट भी हमने लगाया है सर्च ऑपरेशन के लिए। सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया है। ओमान तट के पास में ऑयल टैंकर जो है पलट गया था। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि INS तेग जो है चर्चा में रहा है। हाल ही में ओमान तट के पास में जो दुर्घटना हुई है उसके सर्च ऑपरेशन के लिए किस एयरक्राफ्ट को लगाया गया? तो P-81 एयरक्राफ्ट था। और किस जहाज़ को लाया गया? तो INS तेग को लगाया गया था। गंदे पीसीएस वाले इस तरह के फैक्ट पूछने माहिर होते हैं, पूछ भी लेंगे, क्या पता नहीं भी पूछें। अगला देखिए क्या है। अगला टॉपिक था आपका, हमारे जो डॉग स्क्वाड है उसमें से 10 इंडियन डॉग और 17 इसके हैंडलर, देख ही सकते हैं हमारे जवान हैं कहाँ पर? तो एफिल टावर के पास में है। इनको लगाया गया है ओलंपिक की सिक्योरिटी के लिए। पेरिस में ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहा है इस बार, तो पेरिस ओलंपिक की सिक्योरिटी के लिए हमारे डॉग स्क्वाड को लगाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल फ्रांस का जो अपने देश में दूतावास है, उस दूतावास ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि पेरिस ओलंपिक में हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो भारत सरकार ने बोला कि ठीक है, हम आपकी सिक्योरिटी तो करेंगे ही। तो उन्होंने बोला कि हमें आप डॉग स्क्वाड दीजिए। तो भारत की तरफ से दिया गया है, जिसमें अलग अलग कुत्ते देख रहे हैं कैसे बैठे जीव निकाल कर सेल्फी ले रहे हैं वहाँ पर। तो K9 इनका नाम है। टीम का नाम क्या है बंधुओं? K9 कंटिजेंट विल परफॉर्म सच ड्यूटीज़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है K9 कंटिजेंट नाम है। और ये क्या आर्मी का है? नहीं, आर्मी का नहीं है। सेंट्रल पुलिस फोर्स जो होते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें CRPF आता है, इसमें CISF आते हैं, इसमें और भी कई सारे फोर्सेज आते हैं। तो उनमें से 10 कुत्तों को और उनके हैंडलर्स को भेजा गया है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। आपको पता होगा कि पेरिस ओलंपिक जो शुरू होगा, तो पहली बार ये ओलंपिक होगा जिसका जो उद्घाटन समारोह होगा ये किसी मैदान में नहीं होगा, बल्कि पेरिस की सड़कों पर होगा। उद्घाटन समारोह सामान्य तौर पर ओलंपिक का कहाँ पर होता है? तो मैदानी भागों में, मैदान में होता है, पवेलियन में होता है, किसी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन इसका पेरिस की सड़कों पर होगा, रिवर्स में होगा, जो सीन नदी बहती है उसमें हो सकता है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा K9 डॉग के बारे में। अगला देखिए क्या, अगला है आपका मखान के लिए MSP। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मखान के लिए MSP घोषित करने का आग्रह किया है। मखान राज्य के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक जलीय फसल है। राज्य ने मखान के लिए दरभंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में कर्मचारियों की कमी के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। भारत सरकार ने ये जो दरभंगा में आपको दिल्ली मोड़ के पास में दिखेगा मखान रिसर्च सेंटर,
बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मखान रिसर्च सेंटर है दरभंगा में। इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी दिया था। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। इसको भारत सरकार ने कहा था कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, कि इसको लेकर तो रिसर्च को लेकर ये दर्जा दिया था। तो बिहार सरकार ने बोला है कि जब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया आपने, तो केवल वोट बैंक के लिए खेल रहे थे क्या, कि मिथिलांचल के लोग वोट दे दें आपको और फिर भूल जाएं। दरभंगा से तो हर बार बीजेपी के ही सांसद जीतते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया, लेकिन कर्मचारी हैं ही नहीं, कर्मचारी की कमी है, जबकि पोटेंशियल खूब है, खूब रिसर्च हो सकता है। बिहार देश का लगभग 85% मखान उत्पादित करता है। लगभग 10 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खेती और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हैं। बिहार में जितना सारा मखान भारत भर में उत्पादित होता है, उसका 85% बिहार में होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि केरल जैसे जो राज्य हैं जहाँ पर जल की बहुतायत है, तमिलनाडु में भी, और भी कई सारे राज्य जहाँ पर जल की बहुतायत है, उन लोगों ने अपने अपने किसानों को ट्रेंड करके बोला है कि मखान का आप उत्पादन कीजिए, क्योंकि मखान तो सभी जगहों पर नहीं होता था। मखान तो मुख्य रूप से बिहार की ही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार दरभंगा मखान के लिए ICAR NRC को भारत सरकार के कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग द्वारा मखान फसल के संरक्षण अनुसंधान विकास के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2022 के दौरान एक नई योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। मखान के लिए NRC का कार्य मखान के लिए फरवरी 2022 में शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 2005 में इसे पटना स्थित ICAR पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिषद के साथ विलय कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इसका राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया था 2005 में। मई 2023 में केंद्र सरकार ने मखान अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखान अनुसंधान केंद्र दरभंगा में अपग्रेड किया और मछली जैसी अन्य जलीय फसलों को भी शामिल करने का अधिदेश तक विस्तार दिया कि आप जो यहाँ पर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो चूँकि मखान का काम किस में होता है, पानी में रिसर्च का होता है। खेत के आकार के वहाँ पर पानी के छोटे छोटे जलाशय मिलेंगे आपको, अगर आप बाहर से भी देखेंगे, NH से दिखता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि आप मखान पर ही नहीं बल्कि मछली पर भी रिसर्च कीजिए। मखान के लिए NRC को ICAR के कृषि इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। लुधियाना स्थित ICAR केंद्रीय कटाई उपरांत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान से संबद्ध कर दिया गया है इसको। इसके बारे में ज़रा ध्यान में रखिएगा। मखान केंद्र जो है, और बिहार सरकार ने मांग की है कि इसमें कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए, और साथ में ये भी बोला है कि मखान के लिए सरकार जो है वो MSP की घोषणा करे। वैसे एक चीज़ बताऊं, मखान उत्पादन करने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। दरभंगा में जो मखान आपको कितने का मिलता है, तो 500 रुपये का मिल जाएगा। दिल्ली में वही मखान पैकेट में बंद करके 1000, 2000, 3000 तक के मिलते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन ये दाम वास्तविक रूप से उन मलाहों को नहीं मिल पाता है जो बिल्कुल पानी में भीगे हुए रहते हैं 24 घंटे इसको निकालने के लिए। बहुत मेहनत का काम है, शारीरिक रूप से बहुत मेहनत लगता है इसको निकालने में, हद से ज़्यादा। तो मूल्य की MSP की देखिए क्या करती है सरकार, देने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। जिस तरह से शारीरिक मेहनत लगता है उसके अनुरूप उनको फलाफल नहीं मिल पाता है। ये मखान के बारे में था, और भी सारे न्यूज़ के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। K9 के बारे में भी ध्यान रखिए कि 10 गए हैं कुत्ते वहाँ पर, और अलग अलग ब्रीड के हैं। ये सब नहीं याद रखना है, बस गए हैं, स्क्वाड गया, बस इतना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।